नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, जो सबसे बड़ी खबर यह है कि रियासत तेलंगाना में पिछले 5 दिनों से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है और ख़ासतौर पर हैदराबाद में आप देखेंगे कि बारिश ने आम जिंदगी मफलूज कर दी है। इसके बावजूद बाद मुकामात पर ऐसा देखा जा रहा है कि ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा खलल पाया जाता है। जहाँ तक रियासती काबीना का इजलास है, मैंने आपको कल भी बताया था कि रियासती काबीना का इजलास को मुलतवी कर दिया गया। 28 जुलाई को इजलास मुनक्किद होगा 2 बजे दिन। जबकि आपको अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह 5 वज़रा दिल्ली में मौजूद है और वहाँ पर मुख्तलिफ तकारीब में वो हिस्सा ले रहे हैं और कांग्रेस हाईकमान से भी वो मुख्तलिफ उमूर पर नुमाइंदगी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर आपने देखा कि कांग्रेस OBC की जानिब से जो एहतमाम करदा जलसा था वो बिल्कुल कामयाब रहा है। लेकिन जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर इंटरनेशनल लेवल पर नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर है। और वो खबर ये है कि बीजेपी जो समाजी नाइंसाफ़ी का शिकार बनाती है आवाम को, अब इस बारे में सोच रही है कि जो नायब सदर का ओहदा है वो किसी अक़लियत को दिया जाए। क्योंकि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बीजेपी के अगर आप तंजीमी ढांचे में देखेंगे तो मुसलमानों की कोई या कतार या वहाँ पर सफ़ नज़र नहीं आती, ना कोई मुसलमान दिखाई देता है। इसी तरह अगर आप मरकज़ी काबीना में यानी मोदी काबीना में देखेंगे तो कोई मुस्लिम वज़ीर आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ तक कि बीजेपी के जो अरकान पार्लियामेंट है, अरकान पार्लियामेंट में तकरीबन 240 अरकान पार्लियामेंट है, उसमें भी आपको कोई मुस्लिम नज़र नहीं आएगा। अरकान राज्यसभा में भी कोई मुस्लिम दिखाई नहीं देगा। और हद तो यह है कि बीजेपी की ज़ेर इख्तियार रियासतों में कोई भी चीफ मिनिस्टर मुसलमान नहीं है। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि बीजेपी मुसलमानों के साथ तासुब बरतती है, जानिबदारी बरतती है और उनके साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखती है। ये आम बात हो गई है और इसीलिए बीजेपी बदनाम हो गई है। तो बहरहाल अब ये खबर आई है कि इस मरतबा नायब सदर जुमेरा के ओहदे पर बीजेपी एक अक़लियती उम्मीदवार को, चाहे वो नाम का ही मुसलमान ना क्यों ना हो, उसे नामजद करना चाहती है। इस सिलसिले में बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का नाम आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान को उनकी वफादारी का सिला दिया जाएगा इस मरतबा बहैसियत नायब सदर के। लेकिन अजीब आप देखेंगे कि अजीब बात यह है कि आरिफ मोहम्मद खान के जो ख्यालात है वो बीजेपी और RSS से पूरी तरह मेल खाते हैं और वो फिर अपने आप को आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं। इस बारे में हम खुलासा बाद में करेंगे। अब चलते हैं हमारे साथी अशर यासिर की तरफ और पूछते हैं कि क्या वाकई बीजेपी इस मरतबा किसी मुसलमान को उम्मीदवार बनाएगी। बिल्कुल सर, बीजेपी के बारे में मैंने कल भी बताया था कि वो कब क्या कर देती कुछ पता नहीं चलता। और जिस तरह से आपने बात की कि अभी आरिफ मोहम्मद खान को बनाया जा सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है, तो ये भी कोई गलत नहीं होगा क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान जो है बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है और वही वो देखा जाए तो उसी तरह के मुसलमान बीजेपी को चाहिए जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं और जो भी चीज़ें बीजेपी RSS कहती है वो उसको पूरी तरह से करें। लेकिन जिस तरह से बात की जाती है बीजेपी के बारे में, तो बीजेपी में ये भी चल रहा है अभी कि देश के प्रधानमंत्री देश में नहीं है और संसद चल रहा है। अपोजिशन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप संसद में कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन वहीं क्या बीजेपी पे अपने ऊपर ये नहीं कह सकती है कि देश के प्रधानमंत्री को देश में होना चाहिए। जब बड़े बड़े मुद्दों पे बात होनी है, एक दिन मुकर्रर कीजिए, उस बड़े मुद्दों पे बात हो जाए, उसके बाद वो चले जाएं विदेश। लेकिन यहाँ तो ये देखा जा रहा है 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से जो है हमने ये भी देखा कि बहुत कम ऐसा होता है। कोविड के दौरान ही वो देश में इतने ज़्यादा दिन रुके थे। ये सारी चीज़ें चल रही। लेकिन जिस तरह आपने पहली खबर बताई थी कि बारिश जो है वो हो रही है और बारिश को लेकर के IMD ने अलर्ट जारी किया है, तेलंगाना पुलिस ने अलर्ट जारी किया है कि आप कहीं भी निकलने से पहले जो है मौसम का हाल जाने, उसके बाद ट्रैफिक एडवाइजरी जाने क्योंकि कई जगहों पे जाम भी हो सकता है, बारिश में जाम भी लगा हुआ है। और उसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बारिश कभी भी ज़्यादा हो जाती कभी कम हो जाती है। इसको लेकर के 48 घंटे के लिए फिर अलर्ट जारी किया गया कि 48 घंटे फिर बारिश की संभावनाएं और बढ़ गई हैं। जिस तरह पहले कल तक बोला गया था शुक्रवार तक बारिश होगी, लेकिन फिर अब बढ़ा दिया गया है, जो दिन है इसको बढ़ा दिया गया। लेकिन वहीं अगर बात की जाए बीजेपी के, तो बीजेपी की क़यादत जो है आप देख सकते हैं किस तरह से जो है एक तरफा होती है। बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि बीजेपी ने एक तरफा कार्रवाई की है। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन वहीं अगर यही चीज़ अपोजिशन करती तो उस पर ये तमगा लगा दिया जाता है कि ये एक समाज को सपोर्ट कर रहे हैं, बस एक समुदाय को सपोर्ट कर रहे हैं बस। लेकिन कल जिस तरह हमने देखा कि दिल्ली में जो OBC वाला सम्मेलन था उसमें किस तरह से खुल के, चाहे वो हमारे यहाँ के CM रेवंत रेड्डी हों या कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हों
या राहुल गांधी हो, सब ने खुल करके बात की कि ओबीसी जो है उसका कितना महत्व है। जी जी। उसको लेकर के मायावती ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा है कि हाँ ये बात अगर मानी है तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, इसको जो है अप्लाई भी करना चाहिए। आप देखेंगे अक्षर यासिर, राहुल गांधी जिस तरह विजन लेकर आए हैं और राहुल गांधी की सलाहियतों में और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जो सलाहियतें हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हैदराबाद में एक मुहावरा कहा जाता है, किधर निज़ाम अली किधर प्यास की डली। तो ये दोनों में ये दिखाई जाता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क पाया जाता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे, उनके लब्बो लहजा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आएगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब गुलाम साहब आज़ाद हुए थे कांग्रेस से, गुलाम नबी आज़ाद, उस दौरान उन्होंने यही कहा था कि इस कांग्रेस पार्टी में जो है राहुल गांधी की बातों को ज़्यादा माना जाता है, बाकी किसी को उस तरह से माना नहीं जाता उनकी बातों को। और जिस तरह से वो पार्टी चला रहे, मुझे नहीं लगता कि अगले 5 साल चल पाएगी। और वही अभी देखा कि इतने ज़्यादा एमपीज़ आते हैं और एक अपोजिशन एक अच्छी तादाद में जो है बीजेपी के सामने खड़ी होती है। हाँ, अगर 2 लोग उनका साथ नहीं देते तो शायद बीजेपी इस वक्त अपोजिशन में बैठी होती। आपने देखा जैसा गुलाम नबी आज़ाद की बात की और कांग्रेस की उन्होंने बहुत ज़्यादा गुलामी भी की और उनके अच्छे नताइज भी हासिल हुए, उसके इनामात भी मिले। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उन्हें बनाया गया था, कांग्रेस के तंजीमी अहम उहदों पर उन्हें फायज किया गया था। जी, तो बहरहाल राज्यसभा का रुकन बनाया गया था, हालांकि उस तरह उनके साथ सलूक नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन आपने देखा जब राज्यसभा से विदाई दे रहे थे हमारे गुलाम नबी आज़ाद, तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ऐसा रो रहे थे जैसे कोई कन्या को विदा कर रहा है। ऐसी बात मैं समझता हूँ कि इस कदर गहरे ताल्लुकात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से, तो इसका मतलब घर का भेदी लंका ढहाए जो होता है, जो आप यकीन मानिए कि बैरूनी जो खतरनाक दुश्मन होते हैं वो दुश्मन नहीं होते, बल्कि दाखिली जो गद्दार होते हैं वो सबसे अहम दुश्मन होते हैं और घर को तबाह करने में उनका अहम हिस्सा होता है। किसी मुल्क को तबाह करने में, किसी ऑर्गेनाइजेशन को तबाह करने में उनका अहम हिस्सा होता है। बहरहाल हम खबरों की तरफ आ रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आरिफ मोहम्मद खान का नाम लिया जा रहा है नायब सदर जमहूरिया के ओहदे पर। लेकिन आखिर अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आया, मैं बात कर रहा हूं जगदीप धनखड़ को गुस्सा क्यों आया, तो आपको बता दूं कि सबसे अहम वजह यह है कि हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि नायब सदर अमेरिका जेडी वेंस भी हिंदुस्तान आए थे और हिंदुस्तान में उन्हें खास तौर पर आप देखेंगे कि यादगार मोहब्बत ताजमहल का दौरा किया था। ताजमहल के सामने ठहर कर उन्होंने अपनी फैमिली के साथ तस्वीर खिंचवाई थी और उस वक्त यह कहा गया था कि नायब सदर जमहूरिया जेडी वेंस, नायब सदर जो है अमेरिका के जेडी वेंस, वो नायब सदर जमहूरिया धनखड़ के साथ मुलाकात नहीं करेंगे। लेकिन मुलाकात धनखड़ को पाबंद किया गया था कि आप उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये हम तो हम मनसब है, वो अमेरिका के नायब सदर है, मैं हिंदुस्तान का नायब सदर हूं और मेरा तो पूरा हक है, पूरे इख्तियारात मेरे पास है। लेकिन हुकूमत ने, नरेंद्र मोदी हुकूमत ने उनकी एक ना चलने दी और फिर आखिर बेचारे शर्मिंदा होकर खामोश हो गए। तो वो बहुत परेशान थे कि आखिर क्या हो रहा है, मेरे साथ इस तरह की रवैया अख्तियार किया जा रहा है। इसके बाद आपने देखा कि किस तरह राज्यसभा में नोटिसों की बात आई, वो भी यशवंत वर्मा जज है और आपको बता दूं कि दिल्ली में उनकी क़यामगाह से करोड़ों रुपए नाकाबिले यानी शुमार किए जाते हैं, वो नाकाबिले शुमार थे, तो वो जले हुए नोट्स पाए गए। और उसके बाद आप देखेंगे बीजेपी चाहती थी कि हमारी जो नोटिस है वो पहले ही कबूल कर ली जाए और उसका क्रेडिट, क्योंकि हमने इंसाफ का तकाजा पूरा किया, हमने दयानतदारी दिखाई, हमने जमहूरियत को बचाया, हमने सेकुलरिज्म को बचाया, हमने पार्लिमानी इक़दार को बरकरार रखा, इस तरह का मैसेज बीजेपी देना चाहती थी। तो इसलिए बीजेपी भी नोटिस दे रही थी और जगदीप धनखड़ जो है वो उन्होंने बीजेपी से पहले कांग्रेस के ज़ेर क़यादत अपोजिशन की नोटिस कबूल कर ली, यानी उसके मुआख़ज़े की नोटिस। बीजेपी को आया गुस्सा। अब आप देखेंगे 10:30 बजे के इजलास होता है, 10:30 बजे के इजलास में आप सदर बीजेपी जेपी नड्डा शिरकत करते हैं, अपोजिशन कायदीन शिरकत करते हैं, फिर किरण रिजिजू भी शिरकत करते हैं। जब 4 बजे के बाद का जो इजलास होता है उससे ये दोनों उसी तरह गायब हो जाते हैं जिस तरह किसी की बैल के सर से सिंह गायब हो जाते हैं। जगदीप धनखड़ परेशान हो जाते हैं। एक मिसाल दे रहा हूं मैं, मिसाल दे सकते हैं, और आज तो मीम्स भी चल रहे हैं, आज अगर आप देखेंगे कार्टून्स भी चल रहे हैं। ये अलग बात है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कोई कार्टून अगर शाये कर दिया जाए तो फिर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी किसी के बाप से नहीं डरते,
ये सबसे अहम बात है। तो बहरहाल आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह जबकि धनकर नाराज हो गए तो बहरहाल उनका विदा कर दिया गया। लेकिन शरी यासिर, आप ये बताइए, ना उनकी विदाई तकरीब हुई, ना कोई जोश व खरोश किया गया, ना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें खराज तहसीन पेश किया कि बाबा तुमने गवर्नर बंगाल की हैसियत से ममता बनर्जी को तंग कर हमारा कलेजा ठंडक किया था, और तुमने आदलिया के बारे में बात करते हुए हमारे ये सर फखर से ऊंचे कर दिए थे, ये कुछ नहीं कहा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये अभी आप बात कर रहे थे कि जब गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो जब राज्यसभा से रिटायर हो रहे थे, उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा था, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों से आंसू आए हुए थे। जी हाँ, जी हाँ। और वो अपोजिशन लीडर थे और उनके बारे में इतना ज़्यादा बात करनी और रोना, ये तो मतलब ठीक है कि आप किसी के जाने से इतना ज़्यादा आपको दुख हो रहा है, लेकिन वो इंसान जिसको आपने खुद उपराष्ट्रपति बनाया हो, जिसको आपने गवर्नर बनाया, जो अलग अलग ओहदों पे रहे, उसके बाद वो जब गए तो आपने 2-4 घंटे के बाद एक ट्वीट किया कि मैं उनकी दीर्घ आयु की कामना करता हूँ, दीर्घ स्वास्थ्य हो जाएं, वो जल्दी जो है वो ठीक हो जाएं, उनकी तबीयत सही हो जाए और वो ठीक ठाक रहें, सेहतमंद रहें, इस तरह का ट्वीट किया जाता है। लेकिन उनकी फेयरवेल स्पीच भी नहीं होती है, और फिर वो जो है राष्ट्रपति से मिलने अचानक चले जाते हैं। ये खबरें बाहर आती हैं कि राष्ट्रपति से मिलने जाने के लिए उपराष्ट्रपति को भी एक प्रोग्राम पूरा डिसाइड होता है, प्रोग्राम बनाया जाता है, उसके बाद आप मिलने जा सकते हैं, लेकिन अचानक चले जाते हैं, जिससे राष्ट्रपति भवन में हड़कंप मच जाता है। सारे जितने भी कर्मचारी होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं वो सब घबरा जाते हैं, हुआ क्या है। ये सब चीज़ें चल रही हैं। अभी तक धनखड़ साहब पता नहीं कहाँ हैं, वो नज़र नहीं आ रहे हैं, ना कोई ट्वीट हो रहा है, ना मतलब कहीं कोई खबर आ रही। बस उनके बारे में यही बताया जा रहा है, कुछ दरबारी मीडिया चैनल्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि जैसा मोदी जी ने कुछ लोगों को परखने में गलती कर दी। जी, इस तरह की खबरें आप देखिए कि एक उपराष्ट्रपति जो हालांकि वो बीजेपी का बिल्कुल सपोर्ट करते थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हमारे देश के सबसे बड़ा जो एक पद होता है राष्ट्रपति को, इसके बाद दूसरे सेकंड हाईएस्ट पद पे वो थे, और उनकी इज्जत हर एक इंसान करता। भले आप जो है जब राज्यसभा में उनके खिलाफ मिमिक्री होती तो हम लोग भी यहाँ बैठ करके कह रहे थे कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप संसद में अंदर जा करके जितना भी उनसे सवाल जवाब करने करिए, लेकिन बाहर में ऐसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा पद है उनका और उस पद की कुछ गरिमाएं होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, अब ऐसा लगता है कि धनखड़ की तबीयत ख़राब नहीं होगी, बल्कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सियासी तबीयत बहुत ख़राब होने वाली है। वजह यह है कि एक तो सदर बीजेपी का इंतखाब का मसला उन्हें दरपेश है, और आरएसएस ये चाहती है कि उसके मनपसंद कोई या उसका ब्लू आइड बॉय यानी मंजूर नज़र उस ओहदे पर फायज हो। और दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट का जब मसला आता है तो अब ये देखा जा रहा है कि जो जनूबी हिंद की रियासतें हैं वो चाहती हैं कि जनूबी हिंद से कोई नायब सदर जमिया के ओहदे पर फायज हो। और इस सिलसिले में आप देखा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह तौर पर बंडारू दत्तात्रेय का नाम पेश कर दिया है। तो बहरहाल आप एक अंदाज़ा कीजिए कि एक अपोजिशन लीडर इस तरह यानी अपोजिशन कायद, अपोजिशन जमात से ताल्लुक़ रखने वाला चीफ मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय का नाम पेश करता है, और तो बीजेपी शर्मसार हो जाती है। हालांकि बीजेपी को ही उनका नाम पेश करना चाहिए था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि मुसलमान बीजेपी में दिखाई नहीं देते और आलमी सतह पर भी इसकी गलत इमेज जा रहा है, गलत छवि हिंदुस्तान की बन रही है कि मुसलमानों को बीजेपी नज़रअंदाज करती है, इसलिए आरिफ मोहम्मद खान नामी एक मुसलमान गवर्नर को, यानी आप अंदाज़ा कीजिए आरिफ मोहम्मद खान नामी एक मुसलमान गवर्नर को इस ओहदे पर फायज किया जाने वाला है। ये खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, हम आपके लिए चलते हैं, जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है तो आपको गुजरात लिए चलते हैं। अहमदाबाद ऐसा लगता है कि बम्बई शहर हादिसों का शहर है कहा जाता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये अहमदाबाद है हादिसों का शहर है। जिस तरह के आपने देखा कि किस तरह तैयारे को हादिसा पेश आया और कहीं क्यों कर पेश आया, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं, सबूताज का ये भी मसला भी उठाया गया था, लेकिन ये भी इंटरनेशनल लेवल पर बात आई कि चूंकि तैयारा बोइंग का था और बोइंग के तैयारे को गिराने में एक बहुत बड़ी आलमी साजिश रची गई थी ताकि बोइंग को बदनाम किया जाए। और इस सिलसिले में टेस्ला का नाम, जैसे आप देखेंगे टेस्ला एलन मस्क की कंपनी है, उनका नाम लिया गया था। तो बहरहाल इस तरह के हादसे पेश आते हैं। अहमदाबाद के एक स्कूल है यानी सोम ललिता स्कूल, वो उसकी चौथी मंजिल से एक एसएससी की तालिबा ने छलांग लगा दी। हालांकि लड़कियां दूसरी जो तालिबात थी उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने छलांग लगा दी और फिल वक्त वो अस्पताल में मौत और जिस्त की कश्मकश से दो चार है।
बिल्कुल सही सर। जिस तरह से अभी हम देखते हैं कि 2014 में जी। वो सबसे बड़ा जो एक मॉडल था वो गुजरात मॉडल था, और गुजरात में जो है आप देखिए शराब बैन है, लेकिन कल ही वहाँ पे एक हादसा हुआ है कि एक इंसान कार से जा रहा था, उसने 2-3 लोगों को रौंद दिया कार से नीचे, और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, एक महिला समेत, और उसके जब टेस्ट किया गया तो उसने शराब पी हुई थी। तो आप ये देखिए कितने सारे केसेस गुजरात से आ चुके हैं जहाँ पे शराबबंदी है, और जिसको मॉडल बना के पेश किया गया था हिंदुस्तान में कि हम जो है हर एक जगह को गुजरात बनाएंगे। लेकिन गुजरात अपने आप में एक बहुत ही क्या बोलते हैं खोदा पहाड़ वाला हाल है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। बारिश होती है तो बारिश में पानी भर जाता है। स्टेडियम बनाया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से, वहाँ भी अगर बारिश हो जाती है तो उस दिन का मैच नहीं हो पाता है। इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद भी अगर गुजरात में हम देख रहे हैं कि जितनी भी कंपनियाँ आती हैं वो सारी गुजरात जाती हैं, सबको गुजरात ट्रांसफ़र किया जा रहा है। शिवसेना यूबीटी की तरफ से कहा गया था कि जितने भी प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को मिलने वाले थे वो सारे प्रोजेक्ट गुजरात को दे दिए गए। तो इतनी सारी चीज़ें गुजरात में होने के बावजूद भी अगर वहाँ की सड़कें सही नहीं हैं और वहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि अगर बारिश हो तो वहाँ पे मैच, क्रिकेट मैच नहीं हो पाता है सर, आपने भी देखा होगा। और जिस तरह की खबरें गुजरात से आती हैं, पुल गिर जाता है और क्या बोलते हैं वहाँ पे फ्लाइट जो है वो हो जाती है, क्रैश हो जाती है, उसमें मेडिकल कॉलेज में कुछ लोगों की मौत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गुजरात के जो लोग हैं उनके लिए अब डर का माहौल बन गया वहाँ पे। गुजरात में एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो दंगे हुए थे उस दौरान मुसलमानों में एक डर का माहौल था। अब जो है पूरे गुजरातियों के लिए एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि वो घर पे रहें या बाहर निकले। रीज़न ये है कि बारिश में आप देखिए वहाँ पूरा भर जाता है। इतनी सारी कंपनियाँ अगर इन्वेस्ट कर रही हैं आपके राज्य में तो आपके राज्य को तो बढ़िया हो जाना चाहिए था, लेकिन आप ये देखिए कि आपका राज्य जो है पिछड़ता जा रहा है। जब भी कोई बाहर से कोई राष्ट्रपति या कोई बड़ा सदर आता है तो आप जो है गुजरात को ढक देते हैं, एक क्या बोलते हैं चादर चढ़ा दी जाती है या दीवारें उठा दी जाती है कि यहाँ की गरीब बस्ती को कोई ना देख पाए। तो गुजरात को जिस तरह से मॉडल बना के पेश किया गया था अब वो मॉडल धीरे धीरे गिरता जा रहा है। बिल्कुल आपने सही किया। बहरहाल एक और इंटरनेशनल लेवल की खबर है, अमेरिका हम चलते हैं। अमेरिका के एक फेडरल कोर्ट के जज ने रूलिंग दी है कि सदर ट्रंप ने जो पैदाइश के मौके पर शहरियत देने का यानी बर्थ राइट जो सिटीजनशिप राइट था उस सिलसिले में जो रूलिंग दी थी कि इसे रोक दिया जाएगा, क्योंकि इससे जो बैरूनी ममालिक के अपराध है, जो गैर कानूनी तौर तारकिन वतन है, उनके अगर बच्चे पैदा होते हैं तो फौरी तौर पर उन्हें अमरीकी शहरियत मिल जाती है। ऐसे में उनके अमेरिका में रहने का जवाब पैदा हो जाता है और वो अमेरिका से इस तरह के लोगों को निकालने के लिए आए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, अब तीसरी मरतबा अदालत की एक रूलिंग आई है, वो भी फेडरल जज ने तीसरी मरतबा ये रूलिंग दी है कि इसे रोक दिया जाए जो ट्रंप ने कानून लाया है। तो बहरहाल ट्रंप को हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, शर्मिंदगी का, शर्मसारी का सामना करना पड़ रहा है। हद तो ये है कि आपने देखा कि ट्रंप के जो हलीफ ममालिक है, फ्रांस है, बरतानिया है, वहाँ पर अब ट्रंप के खिलाफ बातें की जा रही है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि किस तरह इसराइल दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है और अमेरिका उसकी सरपरस्ती किए जा रहा है। हद तो यह है कि हालिया अरसे के दौरान सिर्फ फाका कशी के नतीजे में 100 बच्चे यानी फ़लस्तीनी बच्चों ने जाम शहादत नोश किया, 122 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जिसमें 83 बच्चे हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह इसराइल अमेरिका की हिमायत से, अमेरिका की तायद से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है, उनकी नस्ल तदहीर कर रहा है, उनका कत्लेआम कर रहा है, और हर रोज आप देखेंगे कि 100 के करीब फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं और इस दरिंदगी को रोकने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अमेरिका का सबसे बड़ा हलीफ जो है वो बरतानिया है। बरतानिया के कम से कम 150 अरकान पार्लियामेंट ने अपने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है और कहा है कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया जाए। और इससे पहले आपको बता दूं कि फ्रांस ने ऐलान कर दिया है कि वो सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर फ़लस्तीन को अलहदा रियासत तस्लीम कर लेगा, जिसके साथ ही अमेरिका और इसराइल परेशान हो उठे हैं। और लेकिन इनको ये एहसास तक नहीं है कि वो किस तरह बच्चों का कत्ल कर रहे हैं, किस तरह फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। हद तो यह है कि कब्रों पर बमबारी करते हुए शोहदा को फिर शहीद कर रहे हैं। क्या तारीख में ऐसा हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने भी बोला, पहली जो खबर आपने बताई कि 122 बच्चों की भूख की वजह से मौत हुई। जी हाँ, जी हाँ। इसको लेकर के क्या बोलते, कुछ दुनिया भर की समाचार एजेंसियां हैं जिन्होंने एक बयान साझा किया। उन्होंने कहा है कि इस बयान में लिखा गया कि हम गाज़ा में अपने पत्रकारों के लिए गंभीर रूप से चिंतित हैं, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। वो आज़ाद पत्रकार गाज़ा की ज़मीन पर
दुनिया के आँख और कान हैं। जिन हालात की वो कवरेज कर रहे हैं उसी का ये पत्रकार भी शिकार हो रहे हैं। तो जिस तरह से आप देखिए कि दुनिया की जो बड़ी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उन्होंने ये बयान साझा किया है। उन्होंने कहा है कि वहाँ के लोगों को भी खाना नहीं मिल रहा है और वहाँ पे जो हमारे पत्रकार हैं उनको भी खाना नहीं मिल रहा। तो ये वाकई एक शर्म की बात है। लेकिन दूसरी तरफ आपने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया, तो जब उनसे ये पूछा गया कि मैक्रो द्वारा फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद देश के रूप में मान्यता देने के सवाल पर ट्रंप ने कहा है कि इस फैसले का कोई ख़ास महत्व नहीं है। ख़ासकर उन्होंने ये भी कहा है कि मैक्रो एक बहुत अच्छे इंसान है। जिस तरह से हमने देखा कल जो है अमेरिका से जो खबरें बाहर आई थी, तो जो कहा गया था कि मैक्रो ने जब ये कहा था कि हम उसको अलग देश की एक मान्यता देंगे, तो उसमें अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि ये एक बेवकूफ़ाना वो है बयान है। लेकिन अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। और जिस तरह की चीज़ें अभी सामने आ रही हैं गाज़ा से रिलेटेड, कि गाज़ा में सिर्फ इजराइल बमबारी नहीं बल्कि भुखमरी भी अब बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। लोगों के पास खाने के लिए एक वक्त का भी खाना नहीं है। और इसी के चलते न सिर्फ गाज़ा के लोग बल्कि उन हालातों को दुनिया तक पहुंचाने वाले पत्रकार भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो आप ये भी सॉरी जी फरमाइए। बोलिए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब ये सारी चीज़ें होती हैं और जब ट्रंप ये बयान देते हैं कि एमेलियो मैक्रो जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वहीं अमेरिका की तरफ से ये भी कहा जाता है कि ये एक बेवकूफ़ाना बयान है जो इनको नहीं देना चाहिए था। इससे जो अटैक हुआ था इजराइल पे, उसके जो पीड़ित हैं उनके लिए नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन आप ये देखिए 2023 में अटैक हुआ था, जब से आज तक कितने लोगों को आपने बमबारी में मार दिया, शहीद कर दिया, कितने लोग भूख से शहीद हो गए, उसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? बहरहाल नाज़रीन, आपका एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ का जहाँ तक सवाल है तो ईरान का एक सूबा है सिस्तान और सिस्तान का एक शहर है ज़ाहिदान। ज़ाहिदान में इससे जो इतलात हमें मौसूल हो रही हैं उसमें बताया गया है कि मुसल्लह अफराद ने एक अदालती कंपाउंड पर को घेरे में ले लिया है और जो जहाँ पर जजेस बैठते हैं कमरे अदालत, और ख़ासतौर पर जो जजेस का मखसूस कमरा है वहाँ पर जाकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है और कई हलाकतों का खदशा पाया जाता है। तो बहरहाल पहले से ही ईरान आप देखेंगे कि दाखिली जो दुश्मन है, ख़ास तौर पर मोसाद के जो मुखबिर हैं, मोसाद के जो इन्फॉर्मर्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं। मोसाद के एजेंट्स, मोसाद के कमांडोज भी वहाँ पर पाए जाते हैं, ये कहा जा रहा है। और आपने देखा कि किस तरह इस्माइल हनिया को इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में जब वो शिरकत के लिए गए थे और किस तरह वो इंतहाई सिक्योरिटी जोन में मौजूद थे, उसके बावजूद भी उन्हें शहीद कर दिया गया। और ये अंदरूनी जो जासूस होते हैं, अंदरूनी जो गद्दार होते हैं, दाखिली गद्दार, उनके मिली भगत के नतीजे में ही होता है। तो बहरहाल अब ये अदालत से यानी अदलिया का जो वहाँ पर तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, जजेस को गोलियां मारी जा रही है, ये एक बहुत ही तशवीशनाक बात है। और ये इस खबर के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि कई लोग अब तक शहीद भी हो चुके हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी उस इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। तो यासिर, आप बताइए कि ईरान पहले से ही गद्दारों को और खास तौर पर आप देखेंगे कि यहूदी जो एजेंट्स है, मोसाद के जो एजेंट्स हैं, उनसे जूझ रहा है और उस दौरान ये वाक़या होता है। तो क्या ये मोसाद की कार्रवाई नहीं हो सकती? सर बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से हम बात करते हैं कि खामनेई को हटाना या उनको शहीद करना, ये सबसे बड़ा मकसद है अभी। जी। और वहाँ पे दूसरी सरकार चेंज करना और उसको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें की जा रही हैं, काफ़ी सारे षड्यंत्र जिसे बोलते हैं वो रचे जा रहे हैं। उसी के उस पर भी मुझे लगता है कि ये चीज़ जो की गई है ये उन्हीं इशारों पे की गई है जिन इशारों पे वहाँ पे अटैक हुए थे। और जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि ये युद्ध विराम जो है, ये युद्ध विराम वो वाला नहीं कि अब युद्ध नहीं होगा, ये सिर्फ एक ब्रेक है। तो इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि शायद अब आगे और भी अटैक हो सकते हैं। इसको लेकर के ईरान को सबसे पहले जो है अपने आप को सेव करना है और अपने लोगों को सेव करना, अपनी आवाम को सेव करना है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जिस तरह आपने बोला कि जो अंदरूनी जो क्या बोलते जासूस होते हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और उन्हीं की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जिस तरह से हमने देखा कि ईरान पे अभी तक जो अटैक हुए हैं, जहाँ जहाँ अटैक हुए हैं, वो सारी चीज़ें पहले से प्लान थी, ये कोई अचानक चीज़ नहीं की गई है। तो इस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि आज जो आपने अभी जो खबर बताई है कि अदालत में जाकर के गोलियाँ चलाई गई हैं, तो ये भी मुझे लगता है कि पूरी तरह से प्री प्लान चीज़ें हैं। और खामनेई को लेकर के जो चीज़ें अभी सामने आ रही हैं कि उनको हटाना है या उनको शहीद करना है या फिर वहाँ पे रिजिम चेंज करना है,
वो सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दिया है कि हम रिजिम चेंज करना नहीं चाहते। उसके बावजूद आप देखेंगे कि साबिक जो शाह है, उनका जो बेटा है, उसने ऐलान कर दिया है कि मैं हुकूमत संभालने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन ईरानी जो हैं इस मरतबा एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मजबूत है। ये और बात है कि मोसाद के एजेंट्स वहाँ दाखिल हो गए हैं। ऐसे में ईरानी हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि मोसाद के जो एजेंट्स हैं उनकी ख़ास तौर पर निशानदेही करते हुए उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाए और इसराइल को ये बता दें कि अगर तुम यहाँ कमांडोज की शक्ल में हो या फिर किसी और शक्ल में अपने यानी मोसाद के एजेंट्स को भेजते हैं तो उनका हशर क्या होगा। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।